Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My respected students, Assalamu alaikum again. Commercial Bank हमारा चैप्टर इन प्रोग्रेस है एंड नाउ वी आर सेटिंग नंबर 3 इन लेक्चर नंबर 3 और जनाब इसमें हम एजेंसी फंक्शंस पर आ गए। आपने देखें पहले प्राइमरी फंक्शन पढ़े हैं। प्राइमरी के दो हिस्से थे, रिसीविंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स। सेकेंडरी फंक्शंस में फिर आपने ए पढ़ा इसका पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो कि जनरल सर्विसेज हैं बैंक की तरफ से तमाम लोगों के लिए। और बी में अब आ गए हम एजेंसी फंक्शंस, यानी बैंक वर्किंग एज एन एजेंट। बसा औकात आपके बैंक आपके लिए एज एन एजेंट काम करते हैं। जाहिर है एजेंट उसी वक्त काम करता है जब कोई शख्स उससे कोई ख़ास सर्विस तलब करता है, अदरवाइज़ वो जनरल सर्विसेज में ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बैंक जिसको ज़रूरत होगी जिस तरह की सर्विस उसको वो प्रोवाइड करेगा, आपके लिए एज एन एजेंट वर्कआउट करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। रिसीव एंड पे चेक्स, हमने रकम जमा करवाई भी है, हम उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए हम चेक को पेश करेंगे तो वो हमारे चेक रिसीव भी करता है और उस पर रकम भी अदा करता है। तो ये हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बैंक से ख़ास रकम चाह रहा हूँ अपने लिए या किसी को पे करने के लिए, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन है। लिहाजा बैंक वर्क एज एन एजेंट फॉर मी, वो मेरे लिए क्या करेगा, एज एन एजेंट वर्कआउट करेगा। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटीज़ के बिल्स का मतलब होता है वो तमाम सहूलियात जो आप पब्लिक सेक्टर से या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपके पास बिल्स आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है कि इलेक्ट्रिक को आपकी फेवरेट कंपनी को पे हो जाता है। इसी तरह से गैस की जो पेमेंट है वो SSGC को चली जाती है। फ़ोन के बिल जो है PTCL को पे किए जाते हैं। ऐसे ही अगर पानी आपके यहाँ आता है और आप पानी की रकम भी अदा करते हैं, हमारे यहाँ तो रकम नहीं अदा होती लेकिन होनी चाहिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस आपका ड्रेन सिस्टम जो है वो ओके है। तो ये सारी पेमेंट यूटिलिटीज़ कहलाती हैं। और ये आप किसके ज़रिए पे करते हैं बताइए, कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए। विंडो आपके लिए खुली हुई होती है। जब मैं बिल जमा करा रहा हूँ तो बैंक मुझसे ही डील कर रहा है, मेरे बाद किसी और से डील करेगा। पहले मेरे पैसों में से कि इलेक्ट्रिक को पैसे जाएंगे, फिर उसमें से बैंक अपना मार्जिन रखता है। इसी तरह से वो दीगर लोगों से भी 1 बाय 1 डील कर रहा होता है। इसी तरह पे प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के मायने क्या हैं, हम अकाउंट होल्डर्स। तो हमारे अकाउंट होल्डर्स की हैसियत से अगर हमें प्रीमियम अदा करना हो या इंटरेस्ट पे करना हो, बैंक इसमें भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है और आपके बिहाफ पर, यानी आपकी जानिब से मुख्तलिफ इदारों को ये रकूमात पे करता है, बाद में आपसे रिसीव कर लेगा। तो ये सबके लिए नहीं है, यहाँ पे बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस की फ़ी प्रीमियम कहलाती है, जो साल में एक मरतबा आपको देनी होती है इन एवरी ईयर। हर साल में एक मरतबा आपको प्रीमियम पे करना होता है इंश्योरेंस के अगेंस्ट। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो उसकी जो फ़ीस है सालाना वो प्रीमियम कहलाती है। आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आप अदा करना चाहते हैं, टाइम आ चुका है, तो यू कैन रिसीव द पेमेंट फ्रॉम योर बैंक। बैंक आपके बिहाफ पे कर सकता है। इसी तरह से आपने अगर कहीं से लोन ले रखा है और उसके इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बैंक आपकी तरफ से ये कदम भी उठाने को तैयार है, ये खिदमत भी आपके लिए दी जा सकती है। प्लस वर्क एज एन अटॉर्नी फॉर द क्लाइंट्स, क्लाइंट के लिए एज अ अटॉर्नी भी काम करता है। अटॉर्नी का सिंपल सेंस ये है, जिसे हम करते हैं उर्दू में मुख्तार कार। मुख्तार किसे कहा जाता है, जिसको किसी काम का अख्तियार दिया जाए। मुख्तार जिसे अख्तियार हो, कार यानी काम काज का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं अब्रॉड चला जाता हूँ, मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, तो मैंने क्या है कि अपने पड़ोसी से कहा कि इस घर की चाबियाँ अपने पास रखो और अगर कोई मुनासिब किराएदार मिले तो इसे किराए पर उठा देना। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मैंने उसे मालिक बनाया? नहीं, वो मालिक नहीं है, वो मेरा ट्रस्टी है। मेरी ट्रस्ट यानी मेरी प्रॉपर्टी का फ़िलहाल वो पोसेशन रखता है और मेरे बिहाफ पर वो आगे डील करेगा। उसे मैंने फुल राइट नहीं दिए, अथॉरिटी दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि भाई इतने इतने मामलात तक तुम डील कर सकते हो, बाद में कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। तो बाज़ औक़ात जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ट्रस्ट होते हैं, बैंक ट्रस्टी बन जाता है और आपकी तमाम जायदाद, तमाम होल्डिंग्स को अपने कंट्रोल में रख के आपके बिहाफ पर उसे ऑपरेट करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्क एज एन अटॉर्नी फॉर द क्लाइंट्स। प्लस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, बैंक सिर्फ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, जो हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था, वो काम नहीं करता, बल्कि शेयर्स को परचेज भी करता है और सेल आउट भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, अपने
क्लाइंट की जानिब से। वो खुद भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो परचेज भी कर सकता है शेयर्स को और सेल भी कर सकता है। ये भी इसका एक अहम फंक्शन है, लेकिन एजेंसी फंक्शन है, क्योंकि आप कहेंगे तो ऐसा होगा। इसी तरह से लॉकर्स फैसिलिटी का मतलब क्या है कि बाज़ लोगों के घरों में गोल्ड कॉइन्स वगैरह या गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह या ऑर्नामेंट्स, हीरे जवाहरात वगैरह ये रखे हुए होते हैं, और या ज़्यादा कैश अमाउंट होता है या कोई बेहतरीन एंटीक्स वगैरह रखे हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है आप घरों में रखेंगे तो उसमें रॉबरी वगैरह या डकैती का चांस होता है, तो लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया हो सकते हैं। उस सूरत में बैंक ये कहता है कि आप हमारे लॉकर्स की फैसिलिटी अवेल कीजिए। लॉकर्स आपके नाम पर इशू कर दिए जाते हैं, वहाँ आप चीज़ें रखवा सकते हैं, बैंक उसका कस्टोडियन है। ठीक है, तो लॉकर्स फैसिलिटी हर जगह नहीं होती, स्पेशली ब्रांचेस पे लिखा हुआ होता है लॉकर्स आर अवेलेबल। तो जहाँ लॉकर्स अवेलेबल हो वहाँ जाके आप दरख्वास्त करें और अपने तमाम जो बिलोंगिंग्स हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं, उन्हें वहाँ पर आप रखवा सकते हैं। बैंक उसका क्या होगा, ज़िम्मेदार होगा, और इसकी एक ख़ास पर्टिकुलर फ़ी भी होती है। तो माय स्टूडेंट, ये थे एजेंसी फंक्शंस, जिसमें पे चेक्स के हवाले से बात हुई, बिल्स के हवाले से बात हुई है, इंटरेस्ट और प्रीमियम के हवाले से नॉलेज दिया मैंने आपको, अटॉर्नी क्या होता है, इसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स का एलिमेंट, और फैसिलिटी किसकी, लॉकर्स के हवाले से हमने बात की। छोटा सा एक पॉइंट आ जाता है, एक सवाल आ सकता है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में एक कमर्शियल बैंक क्या किरदार अदा करता है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, कंपनीज़ का कायम होना, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी मुल्क में कायम होना एक ताज़ा हवा का झोंका होता है, जो किसी भी मुल्क की मईशत को प्रोजेक्ट करता है, उसकी इकॉनमी को बूस्टअप करता है। बिकॉज वजह क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको न्यू हायरिंग करनी पड़ती है। न्यू हायरिंग का मतलब रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है तो लोगों के मसाइल हल होने लगते हैं, उनकी सेविंग्स बढ़ती हैं, सेविंग्स बढ़ती हैं तो वो कमर्शियल बैंकों के पास आती हैं, कमर्शियल बैंकों के पास जब वो सेविंग्स आती हैं, सेविंग्स मोबिलाइज होती हैं, फिर वही सेविंग कर्ज़ों की सूरत में फिर मार्केट में इंजेक्ट होती हैं लोन्स बन के, और फिर वही पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट दोबारा मार्केट में इंजेक्ट करता है, फिर पैदावार बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर रोज़गार बढ़ता है। तो इस पूरे साइकिल को हम ये कहेंगे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कमर्शियल बैंकों की मूवमेंट की वजह से हुआ है। तो कमर्शियल बैंक जहां खुद को सपोर्ट कर रहे होते हैं बड़े पैमाने पर, वो पूरी मईशत के लिए शीट एंकर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें धक्का दे रहे होते हैं कि इस मईशत को, इस पहिए को आगे लेके चलना है। तो इस तरह से कहा जाता है कि कमर्शियल बैंकों का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।